डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई खाते हो, फिर भी बीमारी वापस आती है। जिम जाते हो, डाइट फॉलो करते हो, फिर भी शरीर में वो ताकत नहीं जो होनी चाहिए। रात को बिस्तर पे लेटते हो तो नींद नहीं आती, और सुबह उठते हो तो भी थकान वैसी की वैसी रहती है। अंदर से एक खालीपन है, एक बेचैनी है जो शब्दों में बयान नहीं होती। और तुम सोचते हो कि शायद यही जिंदगी है, शायद उम्र के साथ ऐसा ही होता है, शायद तुम्हारे साथ ही कुछ अलग है। लेकिन रुको एक पल के लिए। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है? क्या होगा अगर असली वजह वह है जो कोई डॉक्टर तुम्हें कभी नहीं बताता, जो कोई अस्पताल तुम्हें कभी नहीं समझाता? क्योंकि 3 डॉक्टरों ने मिलकर एक ऐसी सच्चाई खोज निकाली जो न फार्मास्यूटिकल कंपनियां चाहती हैं कि तुम जानो, न मॉडर्न मेडिसिन का पूरा सिस्टम चाहता है कि तुम समझो। और वह सच्चाई एक छोटी सी किताब में बंद है जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन वेदांता में। आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में जानना चाहते हैं कि जिंदगी को पूरी तरह जीने का राज क्या है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है द सीक्रेट ऑफ लाइफ, द लिटिल बुक दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। यह किताब लिखी है 3 असाधारण इंसानों ने, रेवरेंड और डॉक्टर रॉबर्ट एस लव, डॉक्टर अमेंडा लव और डॉक्टर शैनन मार्टिन ने। ये तीनों सिर्फ डॉक्टर नहीं हैं, ये तीनों उन इंसानों में से हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सवाल के पीछे लगा दी कि आखिर जिंदगी का असली राज क्या है। इंसान को बीमार क्यों पड़ना चाहिए, थका हुआ क्यों रहना चाहिए, और अगर हमारा शरीर इतना शक्तिशाली है तो वह अपनी पूरी क्षमता से क्यों नहीं जी रहा। डॉक्टर रॉबर्ट लव ने 20 साल की गहरी रिसर्च की। उन्होंने धर्म को पढ़ा, विज्ञान को पढ़ा, रहस्यवाद को समझा, प्राचीन सभ्यताओं के ज्ञान को खंगाला और आधुनिक चिकित्सा के हर पहलू को जांचा। और जो उन्हें मिला वह इतना गहरा, इतना सच्चा और इतना बदल देने वाला था कि उन्होंने इसे दुनिया के सामने रखने का फैसला किया। उनके साथ डॉक्टर अमेंडा लव और डॉक्टर शैनन मार्टिन ने भी अपने वर्षों का अनुभव और ज्ञान इस किताब में डाला। तीनों ने मिलकर एक ऐसा नज़रिया दिया जो तुम्हारे देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलो दोस्तों, आज हम इस किताब की गहराई में उतरते हैं। और मेरी बात मानो, ये सफ़र बहुत ख़ास होने वाला है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस पूरी किताब का दिल क्या है। इस किताब का सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंसान का शरीर आखिर है क्या। हम सब सोचते हैं कि शरीर बस हड्डियों, मांसपेशियों और खून का एक ढांचा है। हम सोचते हैं कि जब कोई हिस्सा खराब हो जाए तो दवाई दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सोच कितनी अधूरी है, ये हमें इस किताब को पढ़कर पता चलता है। ये किताब हमें बताती है कि हमारा शरीर एक ऐसी अद्भुत मशीन है जो खुद अपनी देखभाल करने में सक्षम है, खुद को ठीक करने में सक्षम है और खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार करने में सक्षम है, बशर्ते हम उसे वह सब दें जो उसे चाहिए और उससे वह सब हटाएं जो उसे नुकसान पहुंचा रहा है। ये किताब एक बहुत गहरी और बहुत पुरानी सच्चाई पर टिकी हुई है, और वह सच्चाई ये है कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे इस किताब में इनेट इंटेलिजेंस यानी जन्मजात बुद्धिमत्ता कहा गया है। ये वह शक्ति है जो तुम्हारे दिल को बिना रुके धड़काती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे खाने को पचाती है, तुम्हारे घावों को भरती है, तुम्हारे बच्चे को गर्भ में बनाती है, तुम्हारी हर सांस को व्यवस्थित करती है। ये शक्ति हर पल, हर क्षण बिना थके, बिना रुके काम करती रहती है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि ये शक्ति हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, है और रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये शक्ति इतनी ताकतवर है, अगर ये इनेट इंटेलिजेंस इतनी समझदार है,
तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, थके हुए क्यों रहते हैं, दुखी क्यों रहते हैं? और इसका जवाब इस किताब में बहुत खूबसूरती से दिया गया है। जवाब ये है कि हमारे और इस इनेट इंटेलिजेंस के बीच में कुछ रुकावटें आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो इस शक्ति को पूरी तरह काम नहीं करने देती। और जब तक हम इन रुकावटों को नहीं समझते, हम चाहे कितनी भी दवाइयाँ खाएं, चाहे कितने भी डॉक्टरों के पास जाएं, असली बदलाव नहीं आएगा। ये रुकावटें क्या हैं? यही इस किताब का सबसे बड़ा राज है। और इन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, उस वक्त तक जब इंसान इस धरती पर पहली बार आया था। जब इंसान इस धरती पर पहली बार आया, तो उसके पास कोई अस्पताल नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, फिर भी वह जिया, फिर भी उसकी नस्ल आगे बढ़ी, फिर भी वह हजारों साल तक इस धरती पर रहा। कैसे? क्योंकि वह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। वह उसी तरह जी रहा था जिस तरह जीने के लिए उसका शरीर बना था। वह वही खा रहा था जो प्रकृति ने उसके लिए बनाया था। वह उसी हवा में सांस ले रहा था जो उसके फेफड़ों के लिए बनी थी। वह उसी धरती पर नंगे पैर चलता था जो उसकी ऊर्जा का स्रोत थी। वह मिज उसी सूरज की रोशनी में नहाता था जो उसके शरीर को जरूरी पोषण देती थी। और इसीलिए उसका शरीर अपनी पूरी क्षमता से काम करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान ने तथाकथित तरक्की की, वह अपनी इस मूल प्रकृति से दूर होता गया। उसने पक्के घर बनाए और धरती से नाता तोड़ लिया। उसने खाने को प्रोसेस किया, उसमें रसायन मिलाए और प्रकृति का असली खाना भूल गया। उसने रात को भी रोशनी जलाई और सूरज के साथ उठने सोने का चक्र तोड़ दिया। उसने जूते पहने और धरती की ऊर्जा से खुद को काट लिया। उसने इतनी सुविधाएं बना ली कि चलना फिरना लगभग बंद हो गया। और इन सब चीज़ों ने मिलकर उस इनेट इंटेलिजेंस और हमारे बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। इस किताब में इस दीवार को बहुत गहराई से समझाया गया है और इसे समझने के लिए लेखकों ने एक बहुत सुंदर तरीका इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक चश्मे की बात की है जिसे वह सीक्रेट फॉर्मूला ग्लासेस कहते हैं। वह कहते हैं कि इस किताब को पढ़ने के बाद तुम्हारी आंखों पर एक नया चश्मा लग जाएगा और उस चश्मे से जब तुम दुनिया को देखोगे, अपने खाने को, अपनी नींद को, अपने पानी को, अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी आदत को, तो तुम्हें हर चीज़ में वह सवाल दिखेगा जो सबसे ज़रूरी है। क्या ये मेरे शरीर की इनेट इंटेलिजेंस को सहारा दे रहा है या उसे कमज़ोर कर रहा है? यही वह नज़रिया है जो इस किताब की जान है और यही वह नज़रिया है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। अब चलते हैं इस किताब के सबसे पहले और सबसे ज़रूरी विषय की तरफ, और वह है हमारा नर्वस सिस्टम, यानी हमारा तंत्रिका तंत्र। इस किताब में नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और इसकी वजह बहुत साफ है, क्योंकि नर्वस सिस्टम ही वह रास्ता है जिसके ज़रिए इनेट इंटेलिजेंस हमारे पूरे शरीर से बात करती है। जैसे किसी देश में एक केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश को निर्देश देती है, वैसे ही हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम पूरे शरीर को हर पल निर्देश देता रहता है। ये बताता है कि दिल को कितनी तेज़ धड़कना है, फेफड़ों को कितनी हवा लेनी है, पाचन तंत्र को कैसे काम करना है, इम्यून सिस्टम को किस खतरे से लड़ना है, सब कुछ। लेकिन क्या होगा अगर इस केंद्र सरकार के संदेश कहीं बीच में ही रुक जाएं? क्या होगा अगर ब्रेन से निकले हुए संदेश शरीर के किसी हिस्से तक ठीक से ना पहुंचे? तो वह हिस्सा ठीक से काम नहीं करेगा। और जब शरीर का कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं करता तो धीरे धीरे वहां बीमारी पनपने लगती है। इसी को इस किताब में इंटरफेरेंस कहा गया है, यानी रुकावट। और ये रुकावट सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी में होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम स्पाइन कहते हैं, वही उस हाईवे की तरह है जिसके जरिए ब्रेन के सारे संदेश पूरे शरीर तक पहुंचते हैं। और अगर इस हाईवे पर कहीं जाम लग जाए, कहीं कोई हड्डी थोड़ी सी खिसक जाए, कहीं कोई तनाव आ जाए, तो संदेश अटक जाते हैं। और जब संदेश अटकते हैं तो शरीर के अंग कमजोर पड़ने लगते हैं।
यही कारण है कि इस किताब के लेखक जो तीनों ही कायरोप्रैक्टर हैं, यानी रीढ़ की हड्डी के विशेषज्ञ, वह इतने जोश के साथ कहते हैं कि कायरोप्रैक्टिक केयर सिर्फ पीठ दर्द की दवाई नहीं है। ये उस रुकावट को हटाने का एक तरीका है जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम और तुम्हारे शरीर के बीच खड़ी हो गई है। जब वह रुकावट हटती है, जब स्पाइन सही जगह पर होती है, तो ब्रेन के संदेश फिर से सही तरीके से बहने लगते हैं और शरीर खुद को ठीक करने लगता है, खुद ही, बिना दवाई के। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसे समझो। जब किसी बच्चे को चोट लगती है और घाव हो जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए तुम क्या करते हो? तुम बस साफ करते हो, ढककर रखते हो और शरीर खुद ठीक कर देता है। तुम घाव को नहीं भरते, तुम्हारा शरीर भरता है। यही इनेट इंटेलिजेंस है और यही शक्ति हर बीमारी में, हर परेशानी में, हर तकलीफ में काम करती है, बशर्ते उसे काम करने का मौका मिले। अब इस रुकावट की बात करें तो ये सिर्फ स्पाइन तक सीमित नहीं है। इस किताब में 3 बड़ी रुकावटों की बात की गई है जो हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ मौजूद हैं। पहली रुकावट है टॉक्सिन्स, यानी जहरीले पदार्थ। दूसरी रुकावट है ट्रॉमा, यानी शारीरिक और मानसिक चोट। और तीसरी रुकावट है थॉट्स, यानी हमारे नकारात्मक विचार। इन्हें इस किताब में 3 टी कहा गया है: टॉक्सिन्स, ट्रॉमा और थॉट्स। और ये तीनों मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारी इनेट इंटेलिजेंस को और हमारे पूरे जीवन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। पहले बात करते हैं टॉक्सिन्स की, यानी उन जहरीले पदार्थों की जो हम हर रोज़ अनजाने में अपने शरीर में डाल रहे हैं। और दोस्तों, जब मैं ये कह रहा हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ शराब या सिगरेट से नहीं है। मेरा मतलब उन चीज़ों से है जो हम बड़ी सफाई से, बड़े आराम से हर रोज़ खा पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये ठीक है। सोचो ज़रा, सुबह उठते हो, चाय पीते हो जिसमें चीनी है, नाश्ते में कुछ पैकेज्ड खाते हो जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, दोपहर में जो सब्ज़ी खाते हो वह पेस्टिसाइड से उगाई गई है, पानी पीते हो जिसमें क्लोरीन मिली है, घर में जो साफ़ सफाई के लिए केमिकल स्प्रेज इस्तेमाल करते हो, उनकी गंध तुम्हारे फेफड़ों में जाती है। नहाने के सोप में, शैम्पू में, डिओड्रेंट में, सब में ऐसे केमिकल्स हैं जो तुम्हारी स्किन के ज़रिए सीधे खून में मिलते हैं। और ये सब मिलकर तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे लिवर पर, तुम्हारे किडनीज पर और तुम्हारे पूरे हार्मोनल सिस्टम पर एक बहुत बड़ा बोझ डालते हैं। इस किताब में हेवी मेटल टॉक्सिन्स की बात ख़ास तौर पे की गई है। ये वे धातुएं हैं जैसे मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, जो हमारे खाने में, हमारे पानी में और हमारे वातावरण में धीरे धीरे घुस आई हैं। और ये धातुएं शरीर में जमा होती रहती हैं साल दर साल। और एक दिन आता है जब ये इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि शरीर उन्हें संभाल नहीं पाता और तरह तरह की बीमारियां शुरू होती हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि हमारे आसपास का वातावरण, जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, वह भी हमारे शरीर पर गहरा असर करता है। जब हम प्रकृति में होते हैं, पेड़ पौधों के बीच होते हैं, नदी नालों के पास होते हैं, तो हमारा शरीर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस करता है। लेकिन जब हम कंक्रीट की दीवारों में बंद होते हैं, आर्टिफिशियल लाइट में काम करते हैं और स्क्रीन्स के सामने घंटों बिताते हैं, तो ये सब हमारे नर्वस सिस्टम को एक अलग तरह का संकेत देता है। और वह संकेत है डेंजर, स्ट्रेस, अलर्ट। और इसी बात पर आती है दूसरी बड़ी रुकावट, ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब सिर्फ कोई बड़ा हादसा नहीं है। ट्रॉमा का मतलब वह हर चोट है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, जो हमारे नर्वस सिस्टम पर अपनी छाप छोड़ जाती है। एक बच्चा जो गिरकर चोट लगाता है, एक गर्भवती महिला जिसे बच्चे के जन्म के दौरान बहुत दर्द होता है, एक इंसान जो किसी दुर्घटना में से गुजरता है, ये सब फिजिकल ट्रॉमा है। लेकिन इसके साथ साथ इमोशनल ट्रॉमा भी उतना ही नुकसानदायक है। जब कोई हमें बहुत कठोर बात कहता है, जब कोई रिश्ता टूटता है,
जब कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये सब हमारे नर्वस सिस्टम पर एक गहरी चोट करता है, और ये चोट फिजिकली भी दिखती है। जब तुम डरे हुए होते हो तो तुम्हारा दिल तेज धड़कता है। यह नर्वस सिस्टम का काम है। जब तुम बहुत उदास होते हो तो तुम्हें भूख नहीं लगती। यह भी नर्वस सिस्टम का असर है। जब तुम लंबे समय तक तनाव में रहते हो तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है, पाचन खराब होता है, बाल झड़ने लगते हैं। यह सब उसी ट्रॉमा का नतीजा है जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम झेल रहा है। इस किताब में स्ट्रेस रिस्पॉन्स के बारे में बहुत गहराई से बताया गया है। जब भी हमारा शरीर किसी खतरे को महसूस करता है, चाहे वह खतरा असली हो या बस हमारे मन में हो, तो हमारा नर्वस सिस्टम एक खास मोड में चला जाता है, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। इस मोड में शरीर के सारे रिसोर्सेज एक ही काम पर लग जाते हैं, बचाव। दिल तेज धड़कता है ताकि मांसपेशियों को ज्यादा खून मिले। पाचन रुक जाता है क्योंकि अभी खाना पचाना जरूरी नहीं है। इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाती है क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम धीमी हो जाती है। हीलिंग धीमी हो जाती है। यानी शरीर के सारे लंबे समय के काम रुक जाते हैं और सारी ताकत एक पल के बचाव में लग जाती है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है जब सच में कोई शेर सामने खड़ा हो। लेकिन समस्या तब होती है जब हम हर रोज हर घंटे इसी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जीते हैं। जब ऑफिस की टेंशन, घर की लड़ाई, पैसों की चिंता, रिश्तों का दर्द, ये सब मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को हर वक्त अलर्ट रखते हैं। और जब नर्वस सिस्टम हर वक्त फाइट और फ्लाइट मोड में हो, तो हीलिंग कब होगी, रिकवरी कब होगी, शरीर को ठीक होने का मौका कब मिलेगा, यही वह गहरी बात है जो इस किताब का सार है। हीलिंग तब होती है जब नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होता है, जब हम उस मोड में होते हैं जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं। और आज की दुनिया में हम इस मोड में बहुत कम होते हैं। हम सोते भी हैं तो भी टेंशन रहती है। हम खाते भी हैं तो फ़ोन देखते हैं। हम घर पर भी होते हैं तो काम की चिंता रहती है। यानी हमारा नर्वस सिस्टम कभी सच में आराम नहीं करता, और इसीलिए हमारा शरीर कभी सच में ठीक नहीं होता। और इसी से जुड़ी है तीसरी रुकावट, थॉट्स, यानी हमारे विचार। ये शायद सबसे कम समझी जाने वाली लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार रुकावट है। इस किताब में बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि हमारे विचार सिर्फ विचार नहीं हैं, वे असल में हमारे शरीर पर फिजिकल असर डालते हैं। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारे शरीर में एक खास तरह के केमिकल्स बनते हैं, जिन्हें हम एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन और डोपामीन कहते हैं। ये केमिकल्स तुम्हारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, तुम्हारी हीलिंग को तेज करते हैं और तुम्हारे पूरे शरीर को एक अलग ही तरह की शक्ति देते हैं। लेकिन जब तुम डरे हुए हो, उदास हो, नाराज हो, चिंतित हो, तो तुम्हारे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, और ये हार्मोन्स लंबे समय तक शरीर में रहें तो इम्यून सिस्टम को तोड़ देते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और शरीर को कमज़ोर करते हैं। इस किताब में एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया गया है मसारू इमोटो के एक्सपेरिमेंट्स का। मसारू इमोटो एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने पानी पर एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने पाया कि जब पानी के पास प्रेम भरे सकारात्मक शब्द बोले जाते हैं तो पानी के क्रिस्टल्स बहुत सुंदर और व्यवस्थित बनते हैं। लेकिन जब पानी के पास नफरत भरे नकारात्मक शब्द बोले जाते हैं तो क्रिस्टल्स बिखरे हुए और बदसूरत बनते हैं। और अब सोचो, हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है। तो जब हम खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, जब हम खुद को कोसते हैं, जब हम हर वक्त चिंता में डूबे रहते हैं, तो हम अपने शरीर के पानी पर, अपनी हर कोशिका पर, अपने डीएनए पर भी असर डाल रहे हैं। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह विज्ञान है। और इसी विज्ञान को इस किताब में बहुत सरल और सुंदर तरीके से समझाया गया है। अब बात करते हैं एक और बहुत ज़रूरी विषय की, और वह है हमारा माइक्रोबायोम। ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है जो तुम्हें दिखता नहीं लेकिन है बहुत असरदार। हमारे शरीर में अब खासकर हमारी आंतों में खरबों छोटे छोटे जीव रहते हैं। इन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन घबराना मत,
ये बैक्टीरिया बुरे नहीं हैं, ये हमारे दोस्त हैं। ये हमारे खाने को पचाते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं और हमारे ब्रेन के साथ सीधा संवाद करते हैं। हाँ, तुमने सही पढ़ा। तुम्हारी आंत और तुम्हारा ब्रेन का दिल अब्बेन एक दूसरे से बात करते हैं। इसी को गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। और यही कारण है कि जब तुम बहुत टेंशन में होते हो तो तुम्हारा पेट खराब होता है, और जब तुम्हारा पेट खराब होता है तो तुम्हारा मूड भी खराब होता है। ये सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस किताब में बताया गया है कि आज की मॉडर्न डाइट ने हमारे माइक्रोबायोम को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। हम जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो रिफाइंड शुगर खाते हैं, जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, यह सब मिलकर हमारे उन अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते थे। और जब ये अच्छे बैक्टीरिया कम होते हैं तो बुरे बैक्टीरिया और फंजाई बढ़ने लगते हैं, और ये बुरे जीव मिलकर हमारी गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। जब गट लाइनिंग खराब होती है तो वह लीकी हो जाती है, यानी उसमें से ऐसी चीज़ें खून में मिलने लगती हैं जो नहीं मिलनी चाहिए थी, और ये इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, चाहे वह हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, आर्थराइटिस हो, या यहाँ तक कि डिप्रेशन भी। इसीलिए इस किताब में ऑर्गेनिक खाने पर, प्राकृतिक खाने पर, और जितना हो सके रॉ यानी कच्चे फल और सब्जियों पे जोर दिया गया है, क्योंकि ये वह खाना है जो हमारे माइक्रोबायोम को पोषण देता है, हमारी गट को मजबूत करता है और हमारी इनेट इंटेलिजेंस को सही सिग्नल देता है। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, पानी। इस किताब में पानी को लेकर जो बातें कही गई हैं वे बहुत गहरी हैं। हम जानते हैं कि शरीर को पानी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कितना, कैसे और कौन सा पानी। आज हम जो पानी पीते हैं उसमें क्लोरीन मिला होता है, जो हमारे उन अच्छे बैक्टीरिया को मारता है जो हमारी आंत में रहते हैं। इसमें फ्लोराइड मिला होता है जो ब्रेन पर नकारात्मक असर डालता है। इसमें कभी कभी हैवी मेटल्स होते हैं जो शरीर में धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। इसलिए इस किताब में शुद्ध पानी, फिल्टर्ड पानी या जितना हो सके प्राकृतिक स्रोत का पानी पीने पर जोर दिया गया है। और पानी की मात्रा की बात करें तो हम में से ज़्यादातर लोग क्रॉनिकली डिहाइड्रेटेड हैं, यानी हमारे शरीर में हमेशा पानी की कमी रहती है। और जब शरीर में पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा हो जाता है, पोषक तत्व सही जगह नहीं पहुंचते, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते, जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, सिर दर्द होता है, थकान रहती है। और हम सोचते हैं कि यह सब किसी बीमारी के लक्षण हैं, जबकि असली वजह सिर्फ ये है कि हमने ठीक से पानी नहीं पिया। इस किताब में हाइड्रेशन को हीलिंग का एक बड़ा टूल माना गया है। जब तुम सही मात्रा में सही किस्म का पानी पीते हो तो तुम्हारा शरीर उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना शुरू करता है जो सालों से जमा हो रहे थे। और ये डिटॉक्सिफिकेशन की शुरुआत है, एक नई जिंदगी की शुरुआत। अब बात करते हैं नींद की, जो इस किताब में बहुत विस्तार से समझाई गई है। नींद को हम आज की दुनिया में एक लग्जरी की तरह देखते हैं, जैसे कि नींद कम लेना मेहनती होने की निशानी है। लेकिन ये सोच कितनी बड़ी गलती है, ये इस किताब को पढ़कर समझ आता है। जब तुम सोते हो तो असली हीलिंग होती है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा ब्रेन साफ होता है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारे हार्मोन्स रीसेट होते हैं। जब तुम सोते हो तो तुम्हारी मेमोरीज कंसोलिडेट होती हैं। जब तुम सोते हो तो तुम्हारे मसल्स रिपेयर होती हैं। यानी नींद वह वक्त है जब इनेट इंटेलिजेंस अपना सबसे बड़ा काम करती है। और आज हम क्या करते हैं, रात को देर तक फ़ोन देखते हैं। स्क्रीन की ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को ये सोचने पर मजबूर करती है कि अभी दिन है, इसलिए मेलाटोनिन नहीं बनता। ये वह हार्मोन है जो हमें नींद लाता है। और जब मेलाटोनिन नहीं बनता तो नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो हीलिंग नहीं होती, और जब हीलिंग नहीं होती तो तुम हर सुबह उठते हो पहले से थके हुए। इस किताब में बताया गया है कि इंसान का शरीर सन के साथ
सिंक में बना है, यानी जब सूरज डूबे तो शरीर को आराम की तैयारी शुरू करनी चाहिए, और जब सूरज उगे तो जागना चाहिए। ये सर्केडियन रिदम हमारे डीएनए में कोडेड है, लेकिन हमने आर्टिफिशियल लाइट से इस रिदम को पूरी तरह बिगाड़ दिया है, और इसके नतीजे हम हर रोज भुगत रहे हैं। इस किताब में इस रिदम को वापस पाने के कई तरीके बताए गए हैं, जैसे सूरज ढलने के बाद स्क्रीन कम करना, सोने से पहले का वातावरण शांत रखना, ब्रेथ वर्क करना, और सुबह उठकर सूरज की रोशनी में थोड़ा वक्त बिताना। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। और जब सूरज की बात आई तो बात करते हैं विटामिन डी की, जिसे इस किताब में बहुत ज़रूरी माना गया है। विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये असल में एक हार्मोन है जो हमारे शरीर के सैकड़ों कामों में शामिल है। ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, बोन्स को मजबूत करता है, मूड को सही रखता है, और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और आज की दुनिया में ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि हम घरों में बंद हैं, ऑफिस में काम करते हैं और धूप में बहुत कम निकलते हैं। इस किताब में धूप में निकलने को एक ज़रूरी डेली प्रैक्टिस माना गया है। सुबह की हल्की धूप, नंगे पैर घास पर चलना, ये सब शरीर को वह ऊर्जा देते हैं जो उसे चाहिए। और इसी के साथ जुड़ी है अर्थिंग या ग्राउंडिंग की कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में इस किताब में बहुत ही दिलचस्प बातें कही गई हैं। ग्राउंडिंग का मतलब है धरती से सीधा शारीरिक संपर्क, जैसे नंगे पैर जमीन पर चलना। इस किताब में बताया गया है कि धरती की सतह पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब तुम नंगे पैर धरती पर चलते हो तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे शरीर में प्रवेश करते हैं और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। वे हार्मफुल मॉलिक्यूल्स जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं और एजिंग और बीमारी को बढ़ाते हैं। इंसान हजारों साल तक नंगे पैर धरती पर चला, और आज हमने रबर के जूते पहन लिए जो एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और हमें धरती की उस प्राकृतिक ऊर्जा से काट देते हैं। और इस छोटी सी बात का असर कितना गहरा है ये हम समझ नहीं पाते। अब बात करते हैं मूवमेंट की, यानी शारीरिक हरकत की। इस किताब में एक्सरसाइज को एक मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह देखा गया है, लेकिन यहाँ एक्सरसाइज का मतलब घंटों जिम में पसीना बहाना नहीं है। इस किताब में प्राकृतिक मूवमेंट की बात की गई है, वह मूवमेंट जो इंसान को हमेशा से करनी चाहिए थी। हमारा शरीर मूवमेंट के लिए बना है। जब हम चलते हैं तो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम काम करती है जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। जब हम दौड़ते हैं तो ब्रेन में BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर बनता है, जो ब्रेन सेल्स को पोषण देता है और नई ब्रेन सेल्स बनाने में मदद करता है। जब हम योगा या स्ट्रेचिंग करते हैं तो नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है कि सब ठीक है और वह रिलैक्स्ड मोड में आ जाता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? दिन भर कुर्सी पे बैठे रहते हैं, रात को सोफा पे लेट जाते हैं और सोचते हैं कि जिम में 1 घंटे की एक्सरसाइज से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह रिसर्च से सिद्ध हो चुका है कि दिन भर बैठे रहना उतना ही नुकसानदायक है जितना स्मोकिंग। चाहे तुम 1 घंटे जिम भी करो, इस किताब में हर घंटे कुछ मिनट खड़े होने की, थोड़ा चलने की और पूरे दिन एक्टिव रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि मूवमेंट ही वह तरीका है जिससे तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा जीवित और जागृत रहता है। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस किताब में शायद सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है, और वह है बायोफील्ड की कॉन्सेप्ट। बायोफील्ड यानी वह ऊर्जा क्षेत्र जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। मॉडर्न साइंस ने
इसे मेजर किया है। हमारे दिल से, हमारे ब्रेन से, हमारी हर कोशिका से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं और ये फील्ड्स मिलकर एक बड़ा बायोफील्ड बनाती हैं जो हमारे शरीर के बाहर तक फैला होता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह बायोफील्ड हमारे आसपास की हर चीज़ से प्रभावित होता है। जब तुम किसी पॉजिटिव इंसान के पास होते हो तो तुम्हारा बायोफील्ड बेहतर होता है। जब तुम प्रकृति में होते हो तो तुम्हारा बायोफील्ड बैलेंस में होता है। और जब तुम नेगेटिव वातावरण में होते हो या नेगेटिव लोगों के बीच होते हो तो तुम्हारा बायोफील्ड डिस्टर्ब्ड होता है। यही कारण है कि कुछ जगहों पर जाने से हम बेहतर महसूस करते हैं और कुछ जगहों पर जाने से थके हुए और ड्रैग डाउन महसूस करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों के साथ समय बिताने से हमें एनर्जी मिलती है और कुछ लोगों के साथ होने से हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। इस किताब में साइमैटिक्स का जिक्र भी किया गया है। वह साइंस जो ये दिखाती है कि साउंड यानी ध्वनि का मैटर पर कितना गहरा असर होता है। जब किसी सरफेस पर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की आवाज़ें डाली जाती हैं तो उस सरफेस पर रखे हुए कण अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं। ब्यूटीफुल म्यूजिक से ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं और हार्श साउंड से बिखरे हुए पैटर्न्स। और हमारा शरीर भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करता है। जो म्यूजिक हम सुनते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं और सुनते हैं, जो वातावरण में ध्वनियाँ हैं, ये सब हमारे शरीर की हर कोशिका पर असर डालती हैं। इसीलिए प्राचीन संस्कृतियों में मंत्र, प्रार्थना और शांत वातावरण को इतना महत्व दिया जाता था। ये सिर्फ धार्मिक परंपराएं नहीं थीं, यह बुनियादी एक गहरी समझ थी कि ध्वनि और वातावरण का शरीर और मन पर कितना असर होता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो इस किताब में बहुत विस्तार से बताई गई है और जिसे हम आमतौर पर बहुत हल्के में लेते हैं, और वह है ब्रीदिंग यानी सांस लेना। हाँ, सांस लेना, वह काम जो हम हर पल करते हैं लेकिन जिसके बारे में कभी नहीं सोचते। इस किताब में बताया गया है कि ज़्यादातर लोग ठीक से सांस नहीं लेते। हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यानी बस ऊपरी हिस्से तक सांस लेते हैं, फेफड़ों के निचले हिस्से तक नहीं। और जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, और जब शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हर कोशिका कमज़ोर पड़ती है। इस किताब में डीप ब्रीदिंग और ब्रेथ वर्क को हीलिंग का एक बड़ा टूल माना गया है। जब तुम गहरी लंबी सांस लेते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुरंत रिलैक्स्ड मोड में आ जाता है। जब तुम कॉन्शियसली अपनी सांस को कंट्रोल करते हो तो तुम डायरेक्टली अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हो। यह एक ऐसी पावर है जो हमेशा से तुम्हारे पास थी, बस तुम्हें इसके बारे में कभी बताया नहीं गया। प्राचीन योग परंपरा में प्राणायामा को इसीलिए इतना महत्व दिया गया। वेदों में, उपनिषदों में सांस पर इतना जोर इसीलिए था क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि सांस और जीवन एक ही हैं। सांस ही वह धागा है जो हमें इस दुनिया से, इस शरीर से और उस इनेट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। और यहीं पर यह किताब एक बहुत बड़ी बात करती है। ये किताब कहती है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, बस भाषा अलग है। विज्ञान जिसे इनेट इंटेलिजेंस कहता है, धर्म उसे ईश्वर की शक्ति कहता है। विज्ञान जिसे बायोफील्ड कहता है, योग उसे प्राण कहता है। विज्ञान जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहता है, आयुर्वेद उसे अग्नि और मन के बीच का संबंध कहता है। ये सब एक ही सच के अलग अलग रूप हैं और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये किताब तुम्हें न सिर्फ ये बताती है कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताती है कि क्यों करना है। ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसा मेल है जो बहुत कम किताबों में मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खाने के बारे में, क्योंकि इस किताब में खाने पर बहुत गहराई से बात की गई है और यहाँ बात सिर्फ क्या खाना है या क्या नहीं खाना है, उससे बहुत आगे जाती है। इस किताब में खाने को इन्फॉर्मेशन की तरह देखा गया है। जब तुम कुछ खाते हो तो तुम सिर्फ कैलोरीज नहीं खा रहे, तुम अपने शरीर को, अपनी हर कोशिका को, अपने डीएनए को एक मैसेज भेज रहे हो। और वो मैसेज या तो कहता है जागो, जियो, बढ़ो,
या कहता है सो जाओ रुको मरो। जब तुम ताज़ी सब्जियां खाते हो, जब तुम ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाते हो, जब तुम नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड खाते हो, तो तुम अपनी कोशिकाओं को लाइफ का मैसेज दे रहे हो। लेकिन जब तुम पैकेज्ड चिप्स खाते हो, जब तुम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, जब तुम रिफाइंड शुगर खाते हो, तो तुम अपनी कोशिकाओं को एक बहुत अलग मैसेज दे रहे हो। इस किताब में शुगर को एक बड़ा खलनायक बताया गया है और इसकी वजह बहुत गहरी है। जब तुम रिफाइंड शुगर खाते हो तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। इससे पैंक्रियास को इंसुलिन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। ये साइकिल बार बार होती रहती है और धीरे धीरे सेल्स इंसुलिन के लिए कम सेंसिटिव होती जाती हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और यही वह पहला कदम है जो डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कई और बीमारियों की तरफ ले जाता है। लेकिन शुगर का नुकसान यही नहीं रुकता। शुगर उन बुरे बैक्टीरिया और फंजाई को पोषण देती है जो हमारी गट में रहते हैं। जितना ज़्यादा शुगर उतने ज़्यादा बुरे जीव, उतना कमज़ोर इम्यून सिस्टम। यह एक ऐसा साइकिल है जो एक बार शुरू होने के बाद तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस किताब में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उनके नेचुरल और रॉ फॉर्म में खाने पर इतना जोर दिया गया है, क्योंकि इनमें न सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, बल्कि ऐसे थाउजेंड्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो साइंस अभी तक पूरी तरह समझ भी नहीं पाई है। लेकिन शरीर इन्हें पहचानता है, क्योंकि यही वह खाना है जो इंसान की एवोल्यूशन के साथ हमेशा से उसके साथ रहा है। इस किताब में मीट खाने के बारे में भी बात की गई है। यहाँ मांसाहार को पूरी तरह गलत नहीं कहा गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि आज का फैक्ट्री फार्म्ड मीट उस मीट से बिल्कुल अलग है जो इंसान कभी खाता था। आज के जानवरों को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं, आर्टिफिशियल फीड खिलाया जाता है और ये सब कुछ उस जानवर के मांस में चला जाता है जो तुम खाते हो और फिर ये सब तुम्हारे शरीर में। इसीलिए अगर मांसाहार करना है तो ऑर्गेनिक, ग्रास फेड और जितना हो सके नेचुरल तरीके से पाले गए जानवरों का ही करना चाहिए। अब बात करते हैं वैक्सीन्स की। ये एक ऐसा विषय है जिस पर इस किताब में बहुत सोच समझकर बात की गई है। इस किताब के लेखक वैक्सीन्स के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि हर माता पिता को अपने बच्चे के वैक्सीन स्केड्यूल के बारे में सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेना चाहिए। वह कहते हैं कि आज जो वैक्सीन स्केड्यूल है वह पिछले कुछ दशकों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है और एक नवजात बच्चे का इम्यून सिस्टम जो अभी बन ही रहा है, इतने सारे एक साथ वैक्सीन्स को कैसे हैंडल करता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब और अधिक रिसर्च की ज़रूरत है। इस किताब में ब्रेस्ट फीडिंग को बच्चे की इम्यून डेवलपमेंट का सबसे ज़रूरी हिस्सा बताया गया है। माँ का दूध एक ऐसा अद्भुत तरल है जो हर बच्चे के लिए अलग होता है, जो उस बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदलता है, जिसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं और ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो किसी लैब में नहीं बन सकते। और ये सब बच्चे के गट माइक्रोबायोम को सही तरीके से डेवलप करता है, जो उसकी पूरी ज़िंदगी की हेल्थ की नींव होती है। इस किताब में डर्ट यानी मिट्टी को लेकर भी एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। आज हम इतने ऑब्सेस्ड हैं साफ सफाई से कि हम बच्चों को मिट्टी में खेलने नहीं देते, लेकिन ये रिसर्च से पता चला है कि मिट्टी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चों के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं। जब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, थोड़ी गंदगी के संपर्क में आते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम ये सीखता है कि किससे लड़ना है और किससे नहीं। इसीलिए जो बच्चे ज़्यादा आउटडोर्स में प्रकृति में बड़े होते हैं, उनमें एलर्जीज़ और ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ बहुत कम होती हैं। ये हाइजीन हाइपोथेसिस है और ये बताती है कि हम जितना ज़्यादा स्टेराइल एनवायरनमेंट में रहते हैं, उतना ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम कन्फ्यूज्ड होता है और खुद ही शरीर के अंगों पर अटैक करने लगता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसका इस किताब में जिक्र है। लेकिन यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ एक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट की तरह नहीं बताया गया। यहाँ इसे साइंस की भाषा में समझाया गया है। जब तुम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव,
तो तुम्हारा ब्रेन एक खास तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इमिट करता है, और ये सिग्नल उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। ये क्वांटम फिजिक्स का एक पहलू है। क्वांटम लेवल पर हर चीज़ एनर्जी है, तुम भी, तुम्हारे विचार भी, और तुम्हारा वातावरण भी। टोनी रॉबिन्स का जिक्र इस किताब में इसी संदर्भ में आता है कि जो लोग अपनी मेंटल स्टेट को, अपने थॉट्स को, अपनी फोकस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने में सक्षम होते हैं। लेकिन यह सिर्फ सोचने की बात नहीं है, इसके साथ एक्शन भी चाहिए। सोचो और करो, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मतलब है। इस किताब में ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता को एक बहुत पावरफुल हीलिंग टूल बताया गया है। जब तुम जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हो, जब तुम अपनी जिंदगी की उन चीज़ों को सच में महसूस करते हो जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन बनते हैं। तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। यानी ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये वैसे एक फिजियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसीलिए मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की, या सोने से पहले उन 3 चीज़ों को याद करने की जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, ये सब खाली बातें नहीं हैं। ये वे टूल्स हैं जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को, तुम्हारी इनेट इंटेलिजेंस को एक बेहतर काम करने का मौका देते हैं। अब चलते हैं एक और बहुत ज़रूरी विषय की तरफ, और वह है कम्युनिटी यानी समाज। इस किताब में अकेलेपन को एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बताया गया है। रिसर्च से यह सिद्ध हो चुका है कि क्रॉनिक लोनलीनेस यानी लंबे समय का अकेलापन उतना ही नुकसानदायक है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। इंसान एक सोशल एनिमल है। हमारा नर्वस सिस्टम इस तरह बना है कि उसे दूसरे इंसानों की ज़रूरत है, उनकी मौजूदगी की, उनके स्पर्श की, उनकी हंसी की। जब तुम किसी प्रिय इंसान को गले लगाते हो तो तुम्हारे शरीर में ऑक्सीटोसिन बनता है, जिसे लव हार्मोन कहते हैं। ये स्ट्रेस को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। लेकिन आज हम सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड्स रखते हैं और रियल लाइफ में बेहद अकेले हैं। हम स्क्रीन पर सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन किसी से जेन्युइनली कनेक्ट नहीं हो पाते। और यह डिजिटल कनेक्शन उस रियल ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती जो हमारे शरीर को, हमारी सोल को चाहिए। इस किताब में ट्राइब की कॉन्सेप्ट की बात की गई है। वह कम्युनिटी जो हमारे पूर्वजों के पास होती थी, जहां सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ मिलकर समस्याओं से लड़ते थे। उस कनेक्शन में एक हीलिंग पावर थी जो आज हम खो चुके हैं। इसीलिए इस किताब में जेन्युइन कनेक्शंस को, रियल रिलेशनशिप्स को, फेस टू फेस इंटरैक्शंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि यह सिर्फ भावनात्मक ज़रूरत नहीं है, यह एक शारीरिक ज़रूरत है। अब बात करते हैं ऑथेंटिक सेल्फ यानी असली खुद के बारे में। इस किताब के लेखक ऑथेंटिक सेल्फ सेमिनार्स भी चलाते हैं, और इसकी वजह बहुत गहरी है। वह मानते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो हमारा अपना नहीं है। हम वह काम कर रहे हैं जो दूसरे चाहते हैं। हम वह बन रहे हैं जो समाज ने हमसे एक्सपेक्ट किया। हम वह सोच रहे हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया। और इस प्रोसेस में हम अपने असली सेल्फ से, अपनी इनेट इंटेलिजेंस से बहुत दूर हो गए हैं। जब तुम वह काम करते हो जिससे तुम्हें जेन्युइनली खुशी मिलती है, जब तुम उन लोगों के साथ होते हो जो तुम्हें एनर्जाइज करते हैं, जब तुम अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से जीते हो, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक अलग ही लेवल पे फंक्शन करता है। तुम्हारी एनर्जी बेहतर होती है, तुम्हारी हेल्थ बेहतर होती है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बायोलॉजी है। और इसके उलट, जब तुम एक ऐसी ज़िंदगी जीते हो जो तुम्हारी वैल्यूज़ से अलग है,
जब तुम हर रोज़ एक ऐसा मास्क पहनते हो जो तुम नहीं हो, तो ये सब एक क्रॉनिक स्ट्रेस की तरह काम करता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस, जैसा हमने पहले समझा, इनेट इंटेलिजेंस को काम नहीं करने देती। इसीलिए इस किताब में खुद को जानने पर, अपनी वैल्यूज़ को पहचानने पर और अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जीने पर इतना जोर दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये हेल्थ और हीलिंग का एक बड़ा हिस्सा है। इस किताब में एपिजेनेटिक्स का जिक्र बहुत जरूरी और एनलाइटनिंग है। एपिजेनेटिक्स यानी वह साइंस जो यह बताती है कि हमारे जीन्स हमारी डेस्टिनी नहीं है। ये एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि हम सब ये सोचकर बड़े हुए कि हमारे जीन्स फिक्स्ड हैं। अगर पिता को डायबिटीज थी, दादा को हार्ट डिसीज थी, तो हम सोचते हैं कि हमें भी होगी। लेकिन एपिजेनेटिक्स कहती है, रुको, ये पूरी सच्चाई नहीं है। हमारे जीन्स एक किताब की तरह हैं जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे चैप्टर्स पढ़े जाएं। हमारा एनवायरनमेंट, हमारा खाना, हमारे विचार, हमारी आदतें, ये सब तय करते हैं कि कौन से जीन्स एक्टिवेट होंगे और कौन से नहीं। यानी तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारा रोज़ का जीवन तुम्हारे जीन्स को लिटरली ऑन और ऑफ कर सकता है। ये बात इसलिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि ये तुम्हें एक बहुत बड़ी शक्ति देती है। तुम ये नहीं बदल सकते कि तुम किस घर में पैदा हुए, लेकिन तुम यह बदल सकते हो कि तुम आज क्या खा रहे हो, कैसे सो रहे हो, कैसे सोच रहे हो। और यह बदलाव तुम्हारे जीन्स के एक्सप्रेशन को बदल सकता है और तुम्हारी पूरी जिंदगी को। इस किताब में नेटवर्क स्पिनल की कॉन्सेप्ट भी पाई है और जो आमोद लोव की स्पेशलिटी है। नेटवर्क स्पाइनल एक ऐसी टेक्निक है जो स्पाइन के स्पेसिफिक पॉइंट्स को जेंटल टच से स्टिमुलेट करती है और नर्वस सिस्टम को एक नए ब्रीदिंग और मूवमेंट पैटर्न की तरफ गाइड करती है। इससे बॉडी में जमे हुए ट्रॉमेटिक पैटर्न्स रिलीज होते हैं और नर्वस सिस्टम ज़्यादा फ्लेक्सिबल और रिजिलियंट बनता है। यह आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों का नर्वस सिस्टम एक क्रॉनिक स्ट्रेस स्टेट में है। और जब नर्वस सिस्टम इस स्टेट से बाहर आता है, जब वह सच में रिलैक्स करता है, तो हीलिंग एक अलग ही लेवल पर शुरू होती है। इस किताब में टॉर्क रिलीज टेक्निक का भी जिक्र है, जो एक स्पेसिफिक कायरोप्रैक्टिक मेथड है जिसमें बहुत ही जेंटल और प्रिसाइज एडजस्टमेंट से स्पाइन और नर्वस सिस्टम को बैलेंस किया जाता है। ये टेक्निक इस आइडिया पर बेस्ड है कि नर्वस सिस्टम के स्पेसिफिक एरियाज में स्पेसिफिक ब्लॉकेजेस होती हैं जो स्पेसिफिक सिम्टम्स पैदा करती हैं, और जब इन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ किया जाता है तो वे सिम्टम्स ठीक होने लगते हैं। अब बात करते हैं स्मार्टफोन्स और टेक्नोलॉजी के बारे में, जो इस किताब में एक बड़े कंसर्न के रूप में बताई गई है। ये नहीं कहा गया कि टेक्नोलॉजी छोड़ दो, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अनहेल्थी हो गया है। हम अपने स्मार्टफोन को रात को तकिए के पास रखते हैं और रात भर उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे ब्रेन के पास रहती है। हम सोने से पहले भी फ़ोन देखते हैं और उठते ही भी फ़ोन उठा लेते हैं। हम खाना खाते हुए भी फ़ोन देखते हैं, जिससे हम ये नोटिस नहीं कर पाते कि हमने क्या खाया, कितना खाया और हमारा शरीर सेटिस्फाइड है या नहीं। इस किताब में सजेशन है कि सोने से कम 1-2 घंटे पहले फ़ोन बंद कर दो या दूसरे कमरे में रख दो। मील्स के दौरान फ़ोन की बजाय खाने पर और उन लोगों पर ध्यान दो जो तुम्हारे साथ हैं, और दिन में कुछ वक्त ऐसा निकालो जब तुम कंप्लीटली डिजिटल डिटॉक्स पे हो, जब तुम सिर्फ खुद के साथ हो, प्रकृति के साथ हो, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम कांस्टेंट स्टिमुलेशन के लिए नहीं बना। उसे रेस्ट चाहिए, साइलेंस चाहिए, और उस स्पेस में ही हीलिंग होती है जो स्टिलनेस में मिलती है। इस किताब में शूज़ की बात फिर से आती है और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मॉडर्न शूज़, स्पेशली वे जो बहुत ज़्यादा कुशन्ड होते हैं, ये हमारे फीट के नेचुरल बायोमैकेनिक्स को डिस्टर्ब करते हैं। हमारे पैरों में हज़ारों नर्व एंडिंग्स हैं जो ग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भेजती हैं। जब हम
कुशन शूज़ पहनते हैं तो यह इन्फॉर्मेशन ब्लॉक हो जाती है और इससे हमारे वॉकिंग पैटर्न बदलते हैं, हमारी स्पाइन अफेक्ट होती है और ये एक चेन रिएक्शन पैदा करता है जो पूरे बॉडी को अफेक्ट करती है। इसीलिए जितना हो सके नंगे पैर, चाहे घर में हो चाहे घास पर हो, चलना इस किताब में रेकमेंड किया गया है। और अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो इस किताब को सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है, और वह है सोर्स गिवन डिज़ाइन। इस किताब में कहा गया है कि हम में से हर एक इंसान एक स्पेसिफिक डिज़ाइन के साथ इस दुनिया में आया है, एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ गिफ्ट्स के साथ। और जब तुम उस डिज़ाइन के अनुसार जीते हो, जब तुम वही करते हो जिसके लिए तुम बने हो, तो तुम्हारी इनेट इंटेलिजेंस को सबसे कम रेजिस्टेंस मिलती है और सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन मिलती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी हैप्पीनेस और तुम्हारा पर्पस तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब तुम अपने पर्पस से जुड़े हो तो तुम हेल्थी होते हो। जब तुम अपने पर्पस से भटक जाते हो तो शरीर और मन दोनों सफ़र करते हैं। यह कोई मिस्टिकल बात नहीं है, यह बायोलॉजी है। जब तुम वह काम करते हो जिसमें तुम्हें जेन्युइन पैशन और मीनिंग मिलता है तो तुम्हारे ब्रेन में एक अलग ही कॉकटेल ऑफ केमिकल्स बनता है। तुम्हारा कॉर्टिसोल कम होता है, तुम्हारा डोपामीन ज़्यादा होता है, तुम्हारा ऑक्सीटोसिन बहता है और ये केमिकल्स तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी इम्यून सिस्टम को, तुम्हारे पूरे बीइंग को एक अलग ही तरह का सपोर्ट देते हैं। इस किताब में सिटीज़ की बात भी की गई है और ये पॉइंट बहुत प्रोवोकेटिव है। ये किताब कहती है कि मॉडर्न सिटीज़ जिस तरह से बनाई गई हैं वे ह्यूमन हेल्थ के लिए ऑप्टिमल नहीं हैं। कंक्रीट और एसफॉल्ट का समुद्र, आर्टिफिशियल लाइट, ट्रैफिक का नॉइज़, पोल्यूशन, ये सब मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम पर एक कांस्टेंट स्ट्रेस डालते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी पहाड़ पर जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, किसी जंगल में जाते हैं, तो बस कुछ ही घंटों में हम कितना बेहतर महसूस करते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का प्रकृति के साथ रिकनेक्ट होना है। और इसीलिए इस किताब में रेगुलर नेचर एक्सपोजर को एक ज़रूरी हेल्थ प्रैक्टिस माना गया है। चाहे वह किसी पार्क में बैठना हो, किसी पेड़ के पास वक्त बिताना हो या वीकेंड पर किसी नेचुरल जगह जाना हो। अब हम उस हिस्से पे आते हैं जो शायद इस किताब का सबसे इमोशनल और मोस्ट टचिंग हिस्सा है, और वह है बच्चों के बारे में। इस किताब में आने वाली पीढ़ी के बारे में बात की गई है और ये बात सुनकर हर माँ बाप को रुक कर सोचना चाहिए। इस किताब में कहा गया है कि हम जो आदतें अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो खाना उन्हें खिला रहे हैं, जितना स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, जिस वातावरण में उन्हें बड़ा कर रहे हैं, वह सब उनके एपिजेनेटिक्स को, उनके माइक्रोबायोम को और उनके नर्वस सिस्टम को शेप कर रहा है। और ये फाउंडेशन उनकी पूरी ज़िंदगी की हेल्थ को तय करेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये किताब उम्मीद भी देती है। ये कहती है कि ये सब रिवर्सिबल है। चाहे तुम अभी कितनी भी बुरी स्थिति में हो, चाहे तुम्हारे शरीर में जितनी भी टॉक्सिन्स जमा हो गई हों, चाहे तुम्हारा नर्वस सिस्टम जितनी भी डिसरेगुलेटेड हो गया हो, चाहे तुम्हारा माइक्रोबियोम जितना भी बिगड़ गया हो, शरीर की इनेट इंटेलिजेंस हमेशा वापस आ सकती है, हमेशा, बशर्ते तुम उसे सही कंडीशंस दो। और यही इस किताब का सबसे बड़ा उपहार है, उम्मीद। ये उम्मीद कि तुम बदल सकते हो, यह उम्मीद कि तुम्हारा शरीर ठीक हो सकता है, यह उम्मीद कि जो जिंदगी तुम जीना चाहते हो, फुल ऑफ एनर्जी, फ्री ऑफ डिजीज, बर्स्टिंग विद वाइब्रेंस, वह सच में मुमकिन है। लेकिन इसके लिए तुम्हें वह सीक्रेट फॉर्मूला ग्लासेस पहनने होंगे। हर खाने को देखना होगा और पूछना होगा, क्या यह मेरी इनेट इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है? हर आदत को देखना होगा और पूछना होगा, क्या यह मेरे नर्वस सिस्टम को हील करती है या स्ट्रेस देती है? हर रिश्ते को, हर वातावरण को, हर विचार को इसी कसौटी पर कसना होगा। और जब तुम ऐसा करने लगोगे, धीरे धीरे एक एक कदम, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। पहले एनर्जी बेहतर होगी, फिर नींद बेहतर होगी, फिर मूड बेहतर होगा, फिर रिश्ते बेहतर होंगे, और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे
और तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यही द सीक्रेट ऑफ लाइफ है। यही वह राज है जो इस किताब में बंद है। यह कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक तरीका है जीने का, वह तरीका जिसके लिए हमारा शरीर बना था, जिसे हम भूल गए थे और जिसे ये 3 डॉक्टर्स ने मिलकर हमें याद दिलाया है। इस किताब को पढ़ने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम एक काम करो तो वह ये करो, आज रात सोने से पहले अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रख दो। बस इतना, एक छोटा सा कदम, और देखो कि अगली सुबह तुम कैसा महसूस करते हो। क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है, और वह पहला कदम उठाने की ताकत हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। वह इनेट इंटेलिजेंस जो तुम्हारे साथ पैदा हुई थी, जो तुम्हारे हर सांस के साथ चलती है, जो तुम्हारे हर दिल की धड़कन में है, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। बस उसे काम करने का मौका दो। दोस्तों, ये थी द सीक्रेट ऑफ लाइफ, एक किताब जो सच में दुनिया बदल सकती है अगर हम इसे पढ़ें नहीं बल्कि जिएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। डिवाइन वेदांता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, अपने शरीर का और अपनी इनेट इंटेलिजेंस का।